तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी मन से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th। पाठ का नाम है नागरी लिपि, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूले। उनके बारे में जानते हैं। इससे भी रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं लेखक के जीवन के बारे में। जैसा कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमको लेखक के बारे में जानना क्या रहता है, अति आवश्यक रहता है, क्योंकि लेखक से भी रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, गुणाकर मूले जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुआ और शिक्षा की भाषा मराठी थी। देखिए, इनका जन्म जो है 1935 में हुआ। कहाँ? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में। और जो उनकी शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, और जो शिक्षा का भाषा था वो मराठी ही था। और उन्होंने मिडिल स्तर पर मराठी पढ़ाई की। फिर वे वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की और साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। और फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। और सन 2009 में मूले जी का क्या हो गया? निधन हो गया। अब आगे देखिए, गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक था। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। उन्होंने पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का क्या हुआ है? प्रकाशन हो चुका है। और उनकी प्रमुख कृतियाँ के कुछ नाम इस प्रकार है, जिसको देखते हैं। तो उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, उनके नाम को देखते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कृतियों के नाम है, पहला है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैडलिप, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। ये सब क्या है? इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और गुणाकर मूले की एक पुस्तक है जिसका नाम है अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख लिपियों की क्या की है? विस्तृत जानकारी दी है। और जो ये प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। और इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। और यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का महत्वपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियाँ देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। ठीक, नागरी लिपि पाठ का नाम था। देखिए, तो जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। तो लिपि कितने बच्चे नहीं जानते होंगे, उसके लिए देखिए, जैसे पाठ का सारांश जो लिखा हुआ है प, आकरा, ठ,
ये क्या है? यह लिपि है। यह लिपि कौन सी है? नागरी या देवनागरी लिपि से कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देखिए, करीब 2 सदी पहले इस लिपि के क्या बने? टाइप बने और इस टाइप में क्या हुआ? पुस्तक छपने लगा, इसलिए क्या हुआ? इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई और हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में क्या होती है? लिखी जाती है। और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न बनेगा, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही प्रस्तुत होती है। आगे लेखक कहते हैं कि गुजराती लिपि जो है वह देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है, ठीक। और बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। बांग्ला की जो लिपि है क्या है? प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं कह सकते, तो क्या है? बहन भी है। पुत्री नहीं है तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी लिपि की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही क्या हुई है? इसकी विकास हुआ है। अगर दक्षिण भारत की पोथियाँ लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था, दक्षिण भारत में जो भी पोथियाँ लिखाता था, ग्रंथ लिखाता था, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। प्रश्न बनेगा, दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। और कोंकण के शिलाहार, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख भी क्या है? नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। इससे भी प्रश्न बनेगा। अगला है, 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्के पर वीर के लस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है, ठीक। अब श्रीलंका के पराक्रमबाहु, विजयबाहु, 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्के पर भी क्या है? नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। आगे उत्तर भारत के महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों ने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। यानी हमारे जो देवनागरी लिपि है वो क्या है? बहुत पुराना है। और उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहरवाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाकभुक्ती के बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के जो लेख है वो क्या है? नागरी लिपि में ही है। और उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। प्रश्न बनेगा, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस लिपि से जानते हैं? तो देवनागरी लिपि से जानते हैं। आगे है, नागरी नाम का उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। नागरी और देवनागरी में क्या हमको भी थोड़ा मतभेद लगता है कि नहीं लगता है? तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं उसको भी क्या है? मतभेद है। और एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नागरी पड़ा। और पाडदा नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र, जो कि पटना को नगर कहते हैं, हम यह भी जानते हैं कि
स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। ठीक। और चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य आदि व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। अब देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी लिपि का नाम दिया गया होगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक क्या है? मत हुआ। यह क्या है? एक मत। आगे है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिलते हैं और यह अन्य नागरी लेख में लिखा है। चाउंडराजो करवियले ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। अब देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं और कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेश के लेख भी क्या मिलते हैं? नागरी लिपि में ही है। और उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी को एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों ने लेख नागरी लिपि में ही मिलते हैं। और उधर उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है और मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए और मिहिर भोज 1840 से 1881 ईस्वी तक ग्वालियर प्रशासित नगरी लिपि संस्कृत भाषा में ही है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी और खुद से आप एक बार इस पाठ को पढ़ लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और इससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी आप लोग कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।